वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज पंकज सिंह। हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये इसकी सेकंड वीडियो है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू इट सून एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, बिकॉज बहुत सारी वीडियोज हर चैप्टर की ऐसे ही आने वाली है। वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने पढ़ा था पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन करी है इस चैप्टर की, इक्विलिब्रियम है क्या, all those things. इसके अंदर in this video we are going to discuss the characteristic of physical and chemical equilibrium. Okay, so without wasting time, let's start. General characteristic of physical equilibrium. और ये जो characteristic है भले हम physical equilibrium का पढ़ रहे हैं but chemical equilibrium का भी यही होता है। तो देखिए, fine, so let's start. See, so the statement says, the first statement, for the physical processes, okay, following characteristics are common to the system at equilibrium. And the first is, the first characteristic of equilibrium is that equilibrium is possible only in a closed system at a given temperature. For example, आपने वाटर को बॉईल कराया, हीट किया, वाटर इवेपोरेट हुआ, स्टार्टिंग में इवेपोरेट हुआ, कुछ टाइम बाद वाटर कंडेंस होगा, फिर एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अभी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है और रेट ऑफ कंडेंसेशन है ये तभी तो इक्वल हो पाएगा ना जब पहले कंडेंसेशन हो। लेट्स से अगर क्लोज कंटेनर है और आप हीट कर रहे हो तो वाटर तो उड़ जाएगा, वो कंडेंस होके वापस कंटेनर में क्यों आएगा, नहीं आएगा। सो इक्विलिब्रियम होने के लिए दो अपोजिट प्रोसेसेस चाहिए होती हैं और दो अपोजिट प्रोसेसेस तब आएंगी जब कंटेनर क्लोज्ड है, सो दैट पहले वाटर इवेपोरेट हुआ और वो उड़ नहीं पाया, वो वापस आया उसी कंटेनर के अंदर कंडेंस होकर के। सो नाउ द टू अपोजिट प्रोसेसेस आर देयर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. So, equilibrium, the physical equilibrium is mainly possible only in a closed system at a given temperature so that the two phases, either liquid or vapor, are in contact with one another. Otherwise, तो liquid evaporate हुआ और vapor उड़ गया, वापिस ही नहीं आएगा. जब वापिस नहीं आएगा, दो opposite processes नहीं होंगी तो reversal, तो equilibrium कैसे आएगा? नहीं आएगा. अब the second criteria is both the opposing processes occur at the same rate and there is a dynamic but stable condition. इस लाइन का क्या मतलब है? देखो, पहली बात कंटेनर क्लोज होना चाहिए और दूसरी बात वही जो मैं भी बता रहा था, दो प्रोसेसेस होना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल कि खाली एक ही प्रोसेस है दूसरी प्रोसेस हो नहीं रही है. देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब यही है, व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्सिबल and the two opposite process forward and backward is taking place with the equal speed. जैसे इस एग्जांपल में evaporation और condensation दोनों जब equal speed से होंगे तो उसको बोला जाएगा equilibrium. अच्छा, ठीक है. अब equilibrium पे क्या होगा? लेट्स से अगर मेरे पास में water, liquid और water, gas और vapor are in equilibrium, तो जिस टाइम में एक मॉलिक्यूल लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होएगा, एग्जैक्टली विद इन द सेम टाइम वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस विल कन्वर्ट बैक इनटू लिक्विड. देखने में ऐसा लगेगा, देखिए, ना तो लिक्विड का अमाउंट चेंज होगा ना वेपर का अमाउंट चेंज होगा. क्यों? जितने टाइम में वाटर इवेपोरेट होता है उतने ही टाइम में उतना ही वाटर वेपर से वापस आ जाता है. सो देखने में लगेगा कि नथिंग इज हैपनिंग, इट्स अ स्टेबल कंडीशन, बट एक्चुअली में ये स्टेबल तो है लेकिन ये स्टैटिक नहीं है, इट्स डायनामिक. कन्वर्जन हो रहा है, रुका नहीं है कुछ भी. भले देखने में ऐसे लगे कि सब कुछ रुक गया है बट एक्चुअल में हो रहा है. ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सिस्टम बिकम कांस्टेंट. जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगी ना, तो देखिए, अगर वाटर और वेपर इक्विलिब्रियम में है तो अब क्या मेजर कर सकते हैं? वाटर का वॉल्यूम, वेपर का अमाउंट, वाटर का मास, वेपर का प्रेशर, ये सब कांस्टेंट हो जाएगा. जब वाटर एक मॉलिक्यूल लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ और एक मॉलिक्यूल गैस लिक्विड में वापस कन्वर्ट हुआ, तो ना तो हमारे वाटर का अमाउंट चेंज हुआ
ना वेपर का अमाउंट या गैस का अमाउंट चेंज हुआ, दोनों का अमाउंट सेम, दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम, दोनों का प्रेशर सेम, दोनों का मास सेम, all the things which can be measured will become constant. Okay. When equilibrium is attained, the next statement is, when equilibrium is attained for a physical process, just a second, when equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by constant value of one of its parameter at a given temperature. क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि हमने अभी पढ़ा कि all the measurable properties become constant. तो आपको हर एक प्रॉपर्टी मेजर करने की जरूरत नहीं है. अगर कोई चेंज हो रही है, समथिंग इज चेंजिंग, लेट्स से लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर, और वेपर इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, और लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड, कोई भी चेंज अगर हो रहा है, आप उसको देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए, और अगर उसकी एक भी मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो गई, आप समझ जाइएगा कि इक्विलिब्रियम आ गया. फॉर एग्जांपल, आप आइस को मेल्ट कर रहे थे, आइस मेल्ट हो रहा है, आइस का अमाउंट कम होता जा रहा है, वाटर का अमाउंट बढ़ता जा रहा है. जैसे इक्विलिब्रियम आएगा ना, दोनों का अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा. अमाउंट तो क्या, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा. तो इक्विलिब्रियम के लिए आपको हर एक चीज मेजर करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, मास तो कांस्टेंट है, चलो वॉल्यूम भी देख लूं, वो कांस्टेंट है या नहीं. इक्विलिब्रियम पे all the measurable properties become constant. So if you find that in a process, in a physical change or in a chemical change, अगर कोई भी एक चीज constant हो गई, आप समझ लीजिए इक्विलिब्रियम आ गया. And the last but not least, the magnitude of such quantities at any stage indicates the extent to which the physical process has processed before reaching equilibrium. क्या मतलब है इस बात का? आपके पास एक सब्सटेंस है A, वो कन्वर्ट हो रहा था B में, कुछ टाइम बाद B वापस कन्वर्ट होने लगा A में, और इक्विलिब्रियम आ गया. अब सुनिए, तो जब एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, तो अब A का अमाउंट भी कांस्टेंट हो जाएगा, B का अमाउंट भी कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज जिस टाइम में एक मॉलिक्यूल B का बनेगा, उसी टाइम में वापस B A में कन्वर्ट हो जाएगा. देयर विल बी नो नेट चेंज. लेकिन तो ठीक है, स्टार्टिंग में आपने 10 मोल्स लिए फॉर एग्जांपल A के, और B के कितने मोल्स थे? 0. B था ही नहीं स्टार्टिंग में. कुछ टाइम बाद थोड़ा सा A B में कन्वर्ट हुआ, लेट्स से A बचा रह गया 8 मोल और B बन गया 2 मोल, और जैसे ही 2 मोल B बना, वो वापस A में कन्वर्ट होने लगा और इक्विलिब्रियम आ गया. क्या इससे ज्यादा रिएक्शन होगी? नहीं. अब कुछ चेंज नहीं होगा, बिकॉज जैसे ही A B में कन्वर्ट होगा, वापस B A में कन्वर्ट हो जाएगा. देयर विल बी नो नेट चेंज. अब तक जितना A B में कन्वर्ट होना था हो चुका, इसके आगे नहीं होगा. तो स्टेटमेंट क्या कहती है हमारी? मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज एट एनी स्टेज इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द फिजिकल प्रोसेस हैज प्रोसीड. यहां जो मैग्नीट्यूड है वो है नंबर ऑफ मोल्स. देखो, स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मोल्स थे 8, अब 10, अब नंबर ऑफ मोल्स हैं 8, डिफरेंस कितना है? 2. तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या एक्सटेंट ऑफ चेंज, कितना चेंज हो चुका है? सिर्फ 2 मोल हो चुका है, इससे ज्यादा चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो यही ये कह रहा है कि इन वैल्यूज को देख के हमें पता लगा सकते हैं कि भैया कितना फिजिकल या केमिकल चेंज हो चुका है. अच्छा, मैंने आपको पढ़ा तो दिया, अब मैं एक ऐसी बात बोलूंगा जिससे आपका दिल टूट सकता है. क्या इसमें से कुछ एग्जाम में आएगा? आंसर इज नो. कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आता एग्जाम में इसमें से. ठीक है, एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में आते हैं क्लास इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस. अब मैं आपको समझाऊंगा इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस. ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. यहां बहुत सारी चीजें स्क्रीन पे लिखी हुई हैं, पूरा एक एक लाइन भरी पड़ी है. क्या आपको ये एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है. जो मैं बता रहा हूं वो सुनिए सिर्फ. लेट्स से एक रिएक्शन है इन विच A is reacting with B. यही वाला एग्जांपल लेंगे. A is reacting with B to form C and D, और कुछ टाइम बाद ये सब आ गए इक्विलिब्रियम में. ठीक, अब क्या होगा? देखो, रिएक्शन की स्टार्टिंग में मेरे पास क्या थे? सिर्फ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट थोड़ी थे.
सिर्फ ए और बी था, कुछ टाइम बाद सी और डी बना होगा। तो स्टार्टिंग में ए की कुछ कॉन्सेंट्रेशन थी और वो धीरे धीरे क्या हुई, डिक्रीज हुई, क्योंकि ए किस में कन्वर्ट हुआ, बी के साथ रिएक्ट करके सी और डी में। कुछ टाइम बाद वो कांस्टेंट हो गई होगी। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन। सेम हुआ होगा बी की कॉन्सेंट्रेशन के साथ भी, वो भी डिक्रीज हुई होगी और कुछ टाइम बाद कांस्टेंट हो गई होगी। अच्छा, ये हुई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अच्छा, सी और डी क्या है भाई, सी और डी है प्रोडक्ट। स्टार्टिंग में तो ये थे ही नहीं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन थी 0 और धीरे धीरे ये बनने शुरू हुए और कुछ टाइम बाद ये भी हो गए होंगे कांस्टेंट। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी और सेम हुआ होगा विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। क्लास इनकी रिलेटिव पोजीशन कुछ भी हो सकती है, कोई भी ग्राफ ऊपर कोई भी ग्राफ नीचे हो सकता है, बट द पैटर्न इज गोइंग टू बी सेम। सिंपली समझा जाए, लेट्स से ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी। स्टार्टिंग में हमारे पास था सिर्फ ए और धीरे धीरे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई ए बी में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। दिस इज तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए केप्ट ऑन डिक्रीजिंग। यहां कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, यहां लिया है हमने एक्सिस पे टाइम। स्टार्टिंग में बी कितना था ही नहीं जी, 0 था। इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होनी शुरू हुई और एक टाइम आया जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। ये कांस्टेंट क्यों हो जा रही है, ये कांस्टेंट इसलिए हो जा रही है क्योंकि क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब भी इक्विलिब्रियम आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट। दैट्स इट। और क्या ये सब पढ़ने की जरूरत है, क्या करोगे पढ़ के, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पे ग्राफ दूसरे तरीके से बना हुआ है ना। देखो मैं आपको बहुत सारे तरीके के ग्राफ बना के आपको दिखाता हूं। एक तो हमने ए और बी का ग्राफ ये बनाया, दूसरा ए और बी का ग्राफ एक और हो सकता है। ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने शुरू हुई, यहां जाके कांस्टेंट हो गई, बी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने शुरू हुई, यहां जाके कांस्टेंट हो गई। कौन ऊपर है कौन नीचे है, क्या इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स इज कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। ये वाला ग्राफ भी इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला ग्राफ भी इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। आपको क्या ध्यान देना है कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। इनफैक्ट अगर ऐसा भी बना हुआ है ना कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली सेम हो गई, वो भी ठीक है, इक्विलिब्रियम को ही रिप्रेजेंट करता है, बट द मेन फोकस इज कांस्टेंट हो जानी चाहिए। जैसे इक्विलिब्रियम आएगा, the concentration of reactant will not further change and the concentration of product will also not further change. Okay, तो क्या कुछ और समझने की जरूरत है? ये तो था सिर्फ इंट्रो पार्ट, कुछ नहीं आता है इनमें से एग्जाम में, है ना। हाँ, बस ये पूछ दिया जाता है। देखिए ये ग्राफ जो मैंने अभी बनाया था, इन्होंने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है, दिस वन। तो अब देख ही रहे हैं, जैसे ही इक्विलिब्रियम आया सबकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, ये इस इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, स्टार्टिंग में ज्यादा थे, कम होने शुरू हुए, कांस्टेंट हो गए। प्रोडक्ट कौन है, अमोनिया, स्टार्टिंग में 0 था, इंक्रीज होना शुरू हुआ, कांस्टेंट हो गया। ठीक, अच्छा तो हमें अब क्या पढ़ना है, ये तो था सिर्फ इंट्रो वाला पार्ट। जो मेन है ना, जो मेन पोर्शन है इस चैप्टर का, जो सबसे जरूरी है, जो आपको आना चाहिए, जिसपे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और हमारी अगली वीडियो में हम सीधे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शुरू करने वाले हैं। और अब तक का कुछ खास आया ना आया कोई मैटर नहीं करता, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ में आना चाहिए, विच विल डू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और कुछ भी डाउट है, कुछ भी ना समझ में आया हो तो बिल्कुल बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।